छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद की चर्चित नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य और उसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे। इस पर अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य बताते हुए उसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। आपने प्राचीन संस्कृति का गौरवपूर्ण रूप प्रस्तुत कर तत्कालीन वातावरण में वर्तमान राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं को रखकर समाधान खोजने का प्रयास किया है। ध्रुव स्वामिनी भी इतिहास एवं कल्पना मिश्रित एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें आपने अनेक समस्याओं को रेखांकित किया है। इसमें आपने पुरुष के अत्याचार से दमित नारी की मुक्ति की समस्या के साथ साथ राज्य के उचित अधिकारी की समस्या भी प्रस्तुत की है। इसके लिए प्रगतिशील प्रजातांत्रिक समाधान भी सुझाए हैं। इस प्रकार इतिहास के आवरण में वर्तमान युग की समस्याओं को प्रस्तुत करना ही इस नाटक का उद्देश्य रहा है, जिसमें प्रसाद जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस नाटक में निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं का उद्घाटन किया गया है। नंबर 1, नारी दमन की समस्या। नंबर 2, नारी मुक्ति की समस्या। नंबर 3, उचित राज्य अधिकारी की समस्या। नंबर 4, नारी जागरण और नारी अधिकार। तो इन बिंदुओं पर हम देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी में इन समस्याओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले बिंदु आता है नारी दमन की समस्या। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के लिए एक उपहार स्वरूप दी गई वस्तु के समान प्रस्तुत की जाती है। रामगुप्त के पिता के शौर्य को देखकर, उनकी वीरता को देखकर, उनके युद्ध कौशल को देखकर, उनकी विजय पताका को देखकर ध्रुव स्वामिनी के पिता उनसे प्रभावित हो जाते हैं और ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में जैसे वस्तुएं उपहार में दी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव स्वामिनी के लिए रामगुप्त के सुपुर्द कर देते हैं।
यहाँ रामगुप्त के दमन चक्र, शोषण चक्र का शिकार ध्रुव स्वामिनी होती है। यद्यपि ध्रुव स्वामिनी अपनी तरफ से रामगुप्त के लिए अपने स्वामी, अपने संरक्षक, अपने पति के रूप में मानती है, लेकिन रामगुप्त की तरफ से ध्रुव स्वामिनी के लिए ये दर्जा कदापि नहीं दिया जाता है। जो एक पत्नी के लिए पति की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को कभी भी नहीं दे पाता। वह केवल मदिरा के नशे में चूर रहता है, मस्त रहता है, और सकराज के मांगने पर उसके लिए अपने दुश्मन के गढ़ में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी शोषण के दंश का शिकार होती है। ध्रुव स्वामिनी इसका जीता जागता और प्रमाणिक उदाहरण है। ध्रुव स्वामिनी के गिड़गिड़ाने पर, उसके पैरों को पकड़ने पर, उसके बाद भी रामगुप्त का हृदय पिघलता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नारी दमन चक्र की समस्या को इसमें प्रमुख रूप से उठाया गया है। अब हम बात करते हैं नारी मुक्ति की समस्या। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के लिए अपना पति के रूप में स्वीकार करती है, और रामगुप्त उसको एक वस्तु के रूप में सकराज के लिए भेज देता है। चंद्रगुप्त की चतुराई के कारण, युद्ध कौशल के कारण सकराज को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां विजय प्राप्त की जाती है। जैसे ही समाचार रामगुप्त को मिलता है, वह भी वहां पहुंच जाता है और ध्रुव स्वामिनी पर अपना अधिकार जताने लगता है। इस पर ध्रुव स्वामिनी क्रोधित होती है और फिर भी रामगुप्त उस पर अपना अधिकार जताता है कि मैं राजा हूं और तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन ध्रुव स्वामिनी को वितृष्णा हो जाती है। उसके बाद शास्त्रों के ज्ञाता, पुरोहित, मंत्री परिषद आदि को बुलाया जाता है। तब कहीं जाकर ध्रुव स्वामिनी के लिए रामगुप्त से मुक्ति मिल पाती है। तीसरा बिंदु है उचित राज्याधिकारी की समस्या। इस नाटक में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब केवल जन्म के आधार पर, उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर राज्याभिषेक होता था, राजा बनाया जाता था, न कि उनकी योग्यता के आधार पर। इससे अयोग्य लोग भी राजा बन जाते थे और वह शासन प्रशासन ठीक से नहीं चला पाते थे। रामगुप्त उसका उदाहरण है। जबकि रामगुप्त से छोटा भाई चंद्रगुप्त उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली और योग्य शासक रहा। लेकिन नाटक के
अंत में इस बात को उठाया गया और यह परिवर्तन इस नाटक में देखने को मिलता है कि जो प्रतिभावान है, जिसमें योग्यता है, जिसमें कुशलता है, राजा उसी को बनना चाहिए। मंत्रिपरिषद और सभी की सहमति से अंत में चंद्रगुप्त के लिए ही राजा नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। सबकी सहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर इंगित करती है। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र में जनता की सहमति से राजा चुना जाता है, उसी प्रकार से उसमें मंत्रिपरिषद और सभी की सहमति से चंद्रगुप्त के लिए राजा स्वीकार किया गया। उसके बाद चौथा बिंदु है नारी जागरण और नारी अधिकार की। यद्यपि प्रारंभ में ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त विलासी रामगुप्त के सामने गिड़गिड़ाती है, बिलखती है, रोती है, सिसकती है, लेकिन उसके बाद वह छत्राणी की भांति उस पर गरजने लगती है और क्लीब, काक्रोश जैसे शब्दों का प्रयोग रामगुप्त के लिए करती है और वह कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ। वह प्रतिकार करती है। इससे नारी जागरण का हमें पता चलता है कि उसमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चैतन्यता आती है। और नारी अधिकार की यदि हम बात करें तो अंत में सकराज के राज्य की रानी ध्रुव स्वामिनी को ही बनाया जाता है। उसके राज्य की मालकिन या रानी ध्रुव स्वामिनी को ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर नारी के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। जहाँ एक तरफ नारी के अधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं नाटक के प्रारंभ में अधिकारों का हनन भी दिखाया गया है। लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं कि नारी का जागरण भी होता है, नारी के अधिकारों का हनन भी होता है और इसके साथ ही नारी के अधिकार उसको दिलाने का एक सफल प्रयास भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने न केवल समस्याओं को उठाकर अपने उद्देश्य की इतिश्री कर ली है, बल्कि उन सभी समस्याओं का समाधान खोजने में भी सफलता प्राप्त की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।